बंगाल की औरतें महीने में एक रात छोटे लड़के के साथ क्यों गुजारती हैं, ये रात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कम उम्र में ही मेरे कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और मैं बहुत परेशान था। मैं तो अपने पापा से मिलने के लिए आया था। मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर मुझ पर ही एक भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। तभी मेरी मुलाकात एक बंगाल की औरत से हुई जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं अभी छोटा बच्चा था। उसे भला मुझसे ऐसा क्या काम हो सकता था जिसके बदले में मुझे बहुत कुछ दे रही थी। मुझे उसकी बात समझ तो नहीं आई थी, लेकिन हालात ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। और फिर जो कुछ उस औरत ने मेरे साथ किया वो जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम प्रिंस है। मैं अपने पापा से मिलने के लिए बंगाल आया था और मेरे पापा मुझे लेने के लिए रेलवे स्टेशन आ रहे थे कि रास्ते में ही उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो बुरी तरह घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जब रेलवे स्टेशन पर पापा की जगह उनके दोस्त मुझे लेने आए और ये खबर सुनाई कि मेरे पापा हॉस्पिटल में है तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे आसाम से मेरी मम्मी ने ट्रेन में बिठाया था और यहाँ मुझे पापा लेने आने वाले थे, लेकिन पापा के दोस्त को देखकर और सारी बातें सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं बहुत जिद करके बंगाल आया था क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टी हुई थी और मैं कुछ वक्त अपने पापा के साथ रहना चाहता था और बंगाल घूमना चाहता था। मैं मम्मी पापा का एक लौता बेटा था, इसलिए मेरी जिद पर पापा मान गए और मुझे अपने पास बुला लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे यहाँ आने पर ऐसी मुसीबत आ जाएगी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो पापा को देखकर मेरे आंसू बहने लगे। मेरे पापा बहुत ही बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया था कि उनकी काफी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। अभी ये परेशानी चल ही रही थी, तभी पता चला कि कंपनी ने पापा के एक्सीडेंट का सुनकर उन्हें छुट्टी दे दी और पापा के पास अगले 6 महीने तक कोई काम नहीं है। कंपनी पापा का बोझ नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 6 महीने के लिए छुट्टी दे दी और पापा की जगह किसी दूसरे आदमी को रख लिया। पापा होश में आए और उन्हें ये पता चला तो वह रोने लगे, क्योंकि पापा के पास सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि 2 कुंवारी बहनें भी घर में थी। उन्हीं की वजह से पापा बंगाल कमाने आए थे। मुझे और मम्मी को उस वक्त छोड़ के यहाँ चले आए थे जब मैं सिर्फ 2 साल का था। यहाँ आने के बाद से पापा 2 बहनों की शादी कर चुके थे, लेकिन 2 बहनें अभी भी बाकी थी और यही सोचकर पापा की तबीयत और खराब होने लगी कि अब आगे क्या होगा। पापा को इतना परेशान और तकलीफ में देखकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना मैं यहाँ आने की जिद करता और ना ही पापा का एक्सीडेंट होता। मेरी नजर में तो पापा के इस हालात का जिम्मेदार मैं ही था। हॉस्पिटल वालों ने 1 हफ्ते में ही पापा को छुट्टी दे दी थी। फिर मैं और पापा एक छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गए। पापा कहने लगे अब आसाम वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पापा अब कोई काम नहीं कर सकते थे और कंपनी पापा का खर्च नहीं उठा रही थी। ऐसे में यहाँ रहना पापा के बस में नहीं था। पापा का कहना था कि जो भी पैसा जमा हुआ है वो भी इसी तरह खर्च हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम घर चलते हैं। पापा की बातों से मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि वहां जाकर भी हमारा गुजारा होना मुश्किल है। पापा के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने पापा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो फिर हम वापस जाने का सोचेंगे। उस वक्त पापा टिकट लेने के भी काबिल नहीं है, लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं ही यहाँ कोई काम करूंगा और जब तक पापा सही नहीं होते अपने पापा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन सारी दिक्कत ये थी कि ये आसाम नहीं था। यहाँ छोटे बच्चे को कोई भी काम पर रखने को तैयार नहीं था। यहाँ बच्चों से काम करवाने पर सख्त कानून लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए यहाँ काम मिलना इम्पॉसिबल है। पापा रूम में रह रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे, इसलिए मैं पास
के पार्क में पापा को घुमाने के लिए ले आया। वहीं पर मेरी मुलाकात एक बंगाल की औरत से हुई। वो थोड़ी दूर पर बैठी थी और उसकी नजर मुझ पर और मेरे पापा पर टिकी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि पापा का कोई जानने वाला मिल गया और पापा उसके साथ बात करने में बिजी हो गए। तभी वह औरत इशारे से मुझे अपने पास बुलाई। मैं तुरंत चला गया। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम प्रिंस है और मेरा घर आसाम में है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरी बात सुन के वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, फिर तुम लोगों का घर कैसे चल रहा है। उसकी बात पे मेरी आंख में आंसू आ गए और मैंने उसे बता दिया कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। पापा की नौकरी खत्म हो गई है और हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। मुझे यहाँ कोई काम भी नहीं मिल रहा है। कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो फिर क्या तुम वो काम कर लोगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं जरूर करूंगा। घर जाकर हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि 6 महीने तक मैं पापा की जगह उनकी सारी जिम्मेदारी उठा लूं। मेरी बात सुनकर वो खुशी से कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की जरूरत थी जो मेहनत से जीना चाहता हो। मैंने पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए नौकरी है। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया था। अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती थी। इसलिए मैंने उससे कहा, ठीक है, आप मुझे बस काम बता दीजिए, मैं अपने पापा से बात कर लूंगा। वो कहने लगी, तुम्हें रोज सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर रहना होगा और महीने के आखिरी दिन में तुम्हें काम भी बता दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस भी दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। वे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि आप मुझे काम तो बता दीजिए, तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम आ तो जाओ। मैं उससे और कोई सवाल पूछा तो उससे पहले ही पापा ने मुझे आवाज दे दी। उनके दोस्त जा चुके थे और पापा के चेहरे पर तकलीफ दिख रही थी, शायद उन्हें बैठने में तकलीफ हो रही थी। मैं फौरन पापा की तरफ पलटा तो वह हैरत से पूछने लगे कि तुम उस औरत से क्या बात कर रहे हैं थे। मैंने पापा को बता दिया कि वो औरत मुझसे अपने बंगले का काम करवाना चाहती है और इसलिए उसने मुझे बंगले पे बुलाया है। मुझे भी यही लगता था कि उस औरत को मुझसे अपने बंगले का काम करवाना होगा, वरना मुझे जैसे छोटे बच्चे से वो और क्या काम करवा सकती थी। इसलिए मैंने पापा को ये बात बता दी कि मेरी बात सुनते ही पापा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे, मैं तुम्हें किसी काम पर नहीं लगा सकता। पता नहीं वो औरत कौन है, तुमसे कितना काम करवाएगी। पापा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि पापा, सिर्फ 6 महीने की तो बात है, एक बार आप ठीक हो गए तो फिर दोबारा से अपनी कंपनी में नौकरी कर लीजिएगा और मैं भी वापस चला जाऊंगा। तब तक घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अगर वो औरत मुझे अच्छे पैसे देने को तैयार है तो फिर मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं। पापा ने नम आंखों से मुझे देखा और कहने लगे कि मेरे बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझे समझने लगा है। मैंने पापा से कहा कि एक बार उस औरत पर भरोसा करके देख लें। मैं काम पर एक दिन जाऊंगा, अगर मुझे काम समझ आ गया तो करूंगा, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी देखकर पापा मान गए और कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फौरन वापस आ जाना। मैंने पलटकर उस औरत की तरफ देखा। वो औरत वहां से जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अगली सुबह उसके पास जाऊंगा और काम देख लूंगा। ये काम मुझे किस्मत से मिल रहा था, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। सारी रात मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं उस औरत को मुझसे क्या काम करवाना है और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वहां कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर आंखें बंद करता तो अपनी माँ और बुआ का ख्याल आने लगता। मेरी दो
बुआओं की शादी की उम्र हो चुकी थी और गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से तो मेरे पापा परदेस रह रहे थे। अगली सुबह मैं पापा के सारे काम करके और उन्हें नाश्ता देकर बंगले पर जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पापा को मुझे अकेले भेजते हुए डर नहीं लगा। मैंने पापा को यकीन दिलाया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। उस औरत के बंगले पर पहुंचते ही मैंने चौकीदार को जैसे ही बताया कि मुझे मालकिन ने बुलाया है, उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगा, तुम मालकिन के पास रहोगे। वह बहुत ही अजीब सी बोल रहा था और अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। चौकीदार ने एक नौकरानी को बाहर बुलाया। चौकीदार ने मुस्कुराकर उस नौकरानी से कहा कि मालकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती है, मालकिन की नजर की दाद देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात पर मैं हैरान रह गया था। भला काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने की क्या जरूरत थी? मालकिन को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए। मुझे तो चौकीदार कुछ पागल लग रहा था। वो औरत चौकीदार की बात सुनकर जोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला बहुत बड़ा और अच्छा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कि सोने का महल हो। मैं एक सोफे पर बैठा, मेरे सामने शरबत रखा था, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई खास मेहमान हूँ। थोड़ी देर में मालकिन वहां आ गई। मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गया। वो एक मॉडर्न किस्म की मैक्सी पहने और मेकअप किए मेरे सामने बैठी थी। वे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी नजरें झुका ली थी। जो भी था वो मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम के लिए आया था। मैंने शरबत पी लिया तो मालकिन ने कहा कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मालकिन की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया था और ना ही इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम की जरूरत हो। मैंने फौरन कहा कि आप मुझे काम बता दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर काम बहुत ही ईमानदारी से करूंगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा, इसी बात की तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अभी तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। दूसरी नौकरानी ने मुझे कमरे में पहुंचा दिया और साथ ही मेरे पास बहुत सारे फल भी रख दिए। मैं जब से यहाँ आया था पापा की तबीयत को लेकर परेशान था और ना ही मैं अपने आप को ठीक से आईने में देखा था और ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान दिया था। और अब उसके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो सामने लगे आईने में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई कि मालकिन ने फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। मैं खूबसूरत तो हूँ, अपनी माँ की तरह चमकता हुआ रंग और नीली आंखें, मैं दूसरे से बहुत अलग था। हर जगह अपनी आंखों से पहचाना जाता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत को मुझसे मिलवाया। उसका नाम दीपिका था। मालकिन कहने लगी कि ये तुम्हें आज से बात करना सिखाएगी, किस तरह यहाँ बात की जाती है, इस देश के तौर तरीके क्या हैं और थोड़ी बहुत यहाँ की भाषा सिखा देगी। मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। मुझे बंगाल के तौर तरीके सीखने की क्या जरूरत थी और बात करने के तरीके मुझे तो मालूम थे। फिर मालकिन खासकर एक औरत को मेरे पीछे क्यों लगाई थी? मुझे काम ही तो करना था, फिर बंगाली तरीके से सीख कर मैं क्या करता? वो कहने लगी कि 1 महीने तक तुम्हें ये सब सीखना है और उसके बाद तुम मेरे काम आओगे। 1 महीना तुम्हें दीपिका के साथ ही गुजारना है और सुबह से लेकर शाम तक दीपिका तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे दीपिका के हवाले करके चली गई थी। दीपिका एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी और बहुत अच्छे से मुझे हर चीज सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे उठना और बैठना चाहिए। एक बात में समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतना ज्यादा ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। पहले दिन जब मैं शाम को घर पहुंचा तो पापा मेरी फिक्र में बहुत ज्यादा परेशान थे। वे मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ तुमने पहला दिन क्या क्या काम किया, तुमसे कितने काम करवाए गए? और जब मैंने
पापा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने के और बंगाली तौर तरीके सिखाए गए हैं। तो मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा दिए। मैंने हैरत से पापा को मुस्कुराने की वजह पूछी तो पापा कहने लगे कि ये बंगाली लोग बहुत अजीब होते हैं, वो कुछ लेते हैं तो पहले उसकी मालूमात लेते हैं, फिर तुमको ऐसे कैसे रख सकते हैं। वो पहले तुम्हें अपने तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाएंगे, फिर तुम उनके महल में काम कर सकोगे। चलो अच्छा है, तुम बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब तक तुम पर काम का बोझ नहीं है, तुम दिल लगाकर सब कुछ सीख जाओ। जब मैं सही हो जाऊं तो वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना इतने दिन नहीं रह सकती। पहले ही वो मेरी दूरी का दुख उठा रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उससे दूर कर दूं। पापा ठीक ही कह रहे थे। मम्मी मेरे बिना बहुत अकेली हो गई थी। मैं रोज मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने के लिए दिए जा रहे थे। मेरे बालों को नई स्टाइल से बना दिया गया था। मुझे हर तरह का अच्छा खाना खिलाया जाता था। 12 दिन में ही मुझ में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। खुद को आईने में देख कर ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वही छोटा बच्चा हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरे सेहत को बहुत अच्छा कर दिया था। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने पर भी कोई रोक नहीं थी। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो यहाँ किसी बादशाह की तरह घूमता फिरता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी कि मैंने कभी मालकिन के पति को नहीं देखा था, जबकि वह एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ फोटो लगी हुई थी और मुझे पूछने पर उन्होंने बस इतना ही बताया था कि उनके पति का बहुत बड़ा कारोबार है और वो रात को ही घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ वहाँ घूमती या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती। जब से मैंने दीपिका से तौर तरीके सीखे थे, मालकिन मुझे भी अपने साथ ले जाने लगी। वो मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में घुमाती, मुझे मेरी पसंद की चीजें दिलाती और मैं अपनी इस नौकरी पर हैरान था, जिसके लिए मुझे एक तो सैलरी भी मिल रही थी और इतना सामान भी। मैंने अपने पापा को अपनी नौकरी और दिन भर क्या क्या किया हूँ बताया तो पापा कहने लगे, शायद मालकिन की कोई औलाद नहीं है, इसलिए वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही है, लेकिन ये बात बताना नहीं चाहती है। मालकिन ने मुझे यही बताया था कि 1 महीने तक दीपिका मुझे ट्रेनिंग देगी, फिर मेरा काम शुरू होगा। मुझे उस दिन का इंतजार था जब मेरा काम मुझे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे करना क्या है। अभी तो मैं अपने नए नए कपड़े और महंगी महंगी चीजों को एंजॉय कर रहा था। पापा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन इतनी ठीक नहीं थी कि वो नौकरी कर सके। मेरी नौकरी लग गई थी तो पापा की परेशानी भी कुछ कम हो गई। पापा ने मम्मी को एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। पापा मम्मी के पास शाम में फोन करते और उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा कहते। दिन तेजी से गुजरते चले गए और 1 महीने में मैं पूरी तरह से बदल गया था। मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। महीने के आखिरी दिन में जैसे ही मालकिन के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पर खुश था कि अब मुझे काम करना होगा। बंगले के अंदर गया तो दीपिका मुझे कहीं नजर नहीं आई। दूसरी नौकरानी मुझे कहने लगी, आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक बार भी मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि मालकिन का कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। मालकिन ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी है। आज का पूरा दिन तुम मेरे साथ इस कमरे में गुजारना होगा और आने वाले 29 दिन तुम उसी तरह गुजारना होंगे जिस तरह तुमने इस महीने में गुजारे हैं। मालकिन की बात मुझे समझ तो नहीं आई थी। ये इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगी मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। फिर जो कुछ मालकिन ने मुझे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ ये सब कैसे कर सकता था? मैं तो अभी बहुत छोटा था और मालकिन जिस चीज की ख्वाहिश की थी
वो पूरा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें पूरा 1 महीना हर तरह की आज़ादी दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है, अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते हो। ये पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तो तुमने कोई काम नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो कहने लगी कि हम औरतों की जिंदगी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी जिंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। मेरे पति को गलत आदत हो गई है और अपनी पत्नी को वक्त देना भूल जाते हैं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पति की दिलचस्पी मुझ में नहीं है। इसलिए मैं भी महीने में 1 दिन छोटे बच्चे के साथ गुजारती हूँ और अपनी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। इस तरह मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और किसी को इस बात पर शक भी नहीं होता। मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है। फिर मैं क्यों ना उसे धोखा दूं। मैं बदले के आग में जलती रहती हूँ और ये इसी तरह ठंडी होती है जब मैं किसी छोटे बच्चे को अपने घर ले आती हूँ। तुमसे पहले भी कुछ लड़कों को मैंने इसी तरह से लाया था, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं था कि मैं उसे अपने पास रखती। लेकिन तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें पूरा 1 महीना अपने घर बुलाती रही। इन पैसों की वजह से तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रख लूंगी। ना ही तुम्हारे पापा को नौकरी की जरूरत होगी और ना ही तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा। तुम अपने पापा को अपनी मम्मी के पास वापस भेज देना। मैं छोटा जरूर था, लेकिन मैं बेअकल नहीं था। मालकिन की एक एक बात मुझे समझ आ रही थी। मैंने वो सारा नोट वापस मालकिन के हाथ में पकड़ाया और साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं गलत रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता। मालकिन की लाख रोकने के बावजूद मैं वापस चला आया। मालकिन को यकीन था कि पैसे की चमक मुझे रोक लेगी, लेकिन पैसों की चमक से ज्यादा मेरी माँ की परवरिश अहम थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। मैं वापस अपने पापा के पास चला आया और अपने पापा से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। ये लोग बहुत ही गलत हैं। हम वापस अपने घर चलते हैं। 1 रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत की खाएंगे। आपकी थोड़ी सी बीमारी पर कंपनी वालों ने बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे। और मेरी मालकिन की नीयत ही कुछ और थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ आया था। मैं अपने पापा के साथ वापसी का टिकट ले चुका था और आने वाली जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन पापों से भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि देना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। मुझे यकीन था कि भगवान ने हमारे लिए आसमान में किसी न किसी का काम का इंतजाम कर रखा होगा। पहले बंगाल के लोग अलग थे और आज के लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। दौलत ने उन्हें अपनी इज्जत से भटका दिया है और इस बात का अंदाजा हर इंसान मेरी कहानी से लगा सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।